हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी ज्ञान। आज की हमारी इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड हिंदी लोक भारती के दूसरी इकाई का 5वां अध्याय स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। प्रस्तुत पाठ के लेखक हैं सुनील शास्त्री। मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर की खास विशेषता यह है कि प्रस्तुत पाठ हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे द्वारा लिखित संस्मरण है, यानी कि सुनील शास्त्री जी के लाइफ में उनके पिताजी द्वारा क्या छाप पड़े, क्या उन्हें आदर्श मिला, इसका उन्होंने वर्णन किया है। प्रस्तुत पाठ में सुनील शास्त्री जी ने अपने पिताजी स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सरलता और सच्चाई आदि गुणों का वर्णन किया है। अब चलिए शुरू करते हैं। हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। यानी सुनील शास्त्री जी कहते हैं कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी यानी उनके पिता जब उनके साथ थे, तब उनके लाइफ में कोई चीज़ की कमी नहीं थी। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता वह एक दूसरी तरह का अभाव था कि मुझे बैंक में नौकरी करनी पड़ी। यानी कि उनके जाने के बाद उनके लाइफ में जो कुछ हुआ वो कुछ अलग बात है, बट उनके रहते उन्हें कभी किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन उससे पूर्व बाबूजी के रहते मैं जब जन्मा था तभी वो उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता यानी सोचा करता था कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वहाँ जो गाड़ी थी वह थी इम्पाला शेवरलेट। यानी जब स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने तब उनके पास इम्पाला शेवरलेट कार थी। उसे देख देख बड़ा जी करता कि मौका मिले और उसे चलाऊं। प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात तो नहीं थी। सोचते विचारते कल्पना की उड़ान भरते एक दिन मौका मिल ही गया। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी ऑर्डर देने की। अब जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री के पुत्र के अंदर तो इतना आना लाजमी है। हमने बाबूजी के निजी सचिव से कहा, यानी कि पर्सनल सेक्रेटरी से कहा, सहाय साहब जरा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाए, यानी कि वह कार लेकर घर के पास आ जाए। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। अनिल भैया ने कहा, मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ। सुनील शास्त्री जी के बड़े भाई का नाम अनिल शास्त्री है, तो वे कहते हैं कि मैं इस गाड़ी को नहीं चलाऊंगा, तुम चलाओ। मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी, बोला तुम बैठो आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी। गाड़ी ले हम चल पड़े। क्या शान की सवारी थी। याद कर बदन में झुरझुरी आने लगती है, यानी कि बहुत अच्छा महसूस होने लगता है। जिसके यहाँ खाना था वहाँ पहुँचा। बातचीत में समय का ध्यान नहीं रहा, देर हो गई। याद आया बाबूजी आ गए होंगे। वापस घर आ फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी। यानी घर वापस जब आए तब गेट के सामने पहुँचने से पहले ही गाड़ी रोक दी। उतर कर गेट तक आया, संतरी को हिदायत दी। संतरी जो था वो वहाँ पे बोल सकते हैं वॉचमैन था जो उनको सलाम ठोकता था। यह सैल्यूट वैल्यूट नहीं, बस धीरे से गेट खोल दो। आवाज़ करे तो उसे बंद मत करो, खुला छोड़ दो। यानी कि गेट जब आप बंद करोगे तो आवाज़ आएगी, इट्स बेटर कि आप उसे खुला रहने दो। बाबूजी का डर, वह खटपट सैल्यूट मारेगा तो आवाज़ होगी और फिर गेट के आवाज़ से बाबूजी को हम लोगों के लौटने का अंदाज़ा हो जाएगा। वे बेकार में पूछताछ करेंगे, ऐसा सुनील शास्त्री जी सोच रहे थे। अभी बात ताज़ा है, सुबह तक बात पे पानी पड़ चुका होगा, यानी कि जो मामला है यह भी ठंडा हो जाएगा सुबह तक। संतरी से जैसा कहा गया उसने वैसा किया। दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसा। जाते ही अम्मा मिली। पूछा, बाबूजी आए? कुछ पूछा तो नहीं? वो बोली, यानी कि उनकी माँ बोली, हाँ आ गए हैं। पूछा था, मैंने बता दिया। आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी, यह जानने सुनने की कि बाबूजी ने क्या कहा। फिर हिदायत दी, सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा। यानी कि ऑर्डर दिया उन्होंने, सुनील शास्त्री जी ने, कि मॉर्निंग में किसी को भी मेरे कमरे में ना आने दिया जाए। रात देर हो गई, सुबह देर तक सोना होगा। सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। नींद टूटी। मैंने बड़ी तेज़ आवाज़ में कहा, देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो। यह सोचकर कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा जगाने। लेकिन दरवाजे पर फिर दस्तक पड़ी। झुंझुलाता जोर से बिगड़ने के मूड में दरवाजे की तरफ बढ़ा, बड़बड़ाता हुआ। यानी सुनील शास्त्री जी थोड़े गुस्से में आकर दरवाजे की तरफ बढ़ गए। दरवाज़ा खोला, पाया बाबूजी खड़े हैं। हमें कुछ न सूझा, माफ़ी मांगी। बेध्यानी में बात कह गया हूँ, यानी कि गलती से बोल दिया हूँ। वे बोले, कोई बात नहीं, आओ आओ हम लोग साथ में चाय पीते हैं।
हमने कहा ठीक है। हमने अर्थात सुनील शास्त्री जी और अनिल शास्त्री जी ने अपने पिता से कहा ठीक है। बस जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो चाय के टेबल पर जा पहुंचा। लगा उन्हें सारी राम कहानी मालूम है, पर उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, न कुछ जाहिर होने दिया। यानी कि उनके पिताजी ने कुछ पूछताछ नहीं की कल के बारे में। कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, अम्मा ने कहा तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो कि रात बड़ी देर से आए, कहाँ चले गए थे? जवाब दिया, हाँ बाबूजी, एक जगह खाने पर चले गए थे। उन्होंने प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे? जब मैं आया तो फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी। गए कैसे? यानी कि उन्हें नहीं पता था कि वो किस कार से गए हैं, क्योंकि फिएट गाड़ी तो गेट के पास खड़ी थी। तो सुनील शास्त्री जी ने कहा, हम इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे। बोले, ओहो, तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक़ है। बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे और वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकलती थी। यानी कि जो स्वयं प्रधानमंत्री हैं वे इतनी बड़ी कार का कभी यूज़ नहीं करते थे, सिर्फ किसी स्पेशल गेस्ट के आने पर ही वो कार निकलती थी। उनकी बात सुन मैंने अनिल भैया की तरफ देख आँख से इशारा किया। मैं समझ गया था कि यह इशारा इजाज़त का है, अब हम उसका आए दिन प्रयोग कर सकेंगे। यानी उन्होंने सोचा कि अब हम इस कार का डेली यूज़ करेंगे। चाय ख़त्म कर उन्होंने कहा, सुनील ज़रा ड्राइवर को बुला दीजिए। मैं ड्राइवर को बुला लाया। उससे उन्होंने पूछा, तुम लॉग बुक रखते हो ना? मैंने ड्राइवर से पूछा कि जो तुम जिस बुक में हम एंट्रीज़ करते हैं तो वो बुक तुमने रखा है? तो ड्राइवर ने कहा हाँ। उन्होंने आगे कहा, एंट्री करते हो? कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई? वह बोला 14 किलोमीटर। उन्होंने हिदायत दी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा, उसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग, यानी कि जो गाड़ी 14 किलोमीटर चली है वह पर्सनल यूज़ के लिए चलाई गई है, तो ऐसा लिख लो उस लॉग बुक में। तब भी उनकी बात हमारी समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने अम्मा को बुलाने के लिए कहा। अम्मा जी के आने पर बोले, सहाय साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दें। इतना जो उनका कहना था कि हम और अनिल भैया वहाँ रुक नहीं सके। जो रुलाई छूटी तो हम कमरे में भागकर पहुँचने के बाद भी काफ़ी देर तक बंद नहीं हुई। दोनों ही जन देर तक फूट फूट कर रोते रहे। आपसे यह बात शान के तहत नहीं कह रहा, पर इसलिए कि ये बातें अब हमारे लिए आदर्श बन गई हैं। यहाँ पर सुनील शास्त्री जी हमें बताते हैं कि ये जो इंसिडेंट उन्होंने हमसे शेयर किया है, ये सब वो अपनी शान दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये जो इंसिडेंट है वो उनके लिए लाइफ टाइम के लिए एक आदर्श बन गया, एक सीख बन गई। सक्रिय राजनीति में आने पर सरकारी पद पाने के बाद क्या उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है? आप ही सोचे, मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आप हमें साइकिल से भेजते हैं, पानी बरसने पर रिक्शे से स्कूल भेजते हैं, पर कितने ही दूसरे लोगों के लड़के सरकारी गाड़ी से आते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, आपने खुद देखा होगा, जितने ही पॉलिटिशियंस होते हैं उन्हें गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारी फैसिलिटी दी जाती है, तो उनके बच्चे भी उसका उपभोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, फिर भी जो इंसिडेंट उनके लाइफ में हुआ था सुनील शास्त्री जी के, उन्होंने लाइफ टाइम याद रखा और अपने बच्चों को उन्होंने वही सीख दी। वे छोटे हैं, उन्हें कलेजा चीर कर नहीं बता सकता, यानी कि उन्हें सच्चाई नहीं बता सकता। समझाने की कोशिश करता हूँ, जानता हूँ मेरा यह समझाना कितना कठिन है, फिर भी समय होने पर कभी कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। अपना सरकारी ओहदा छोड़ कर आया हूँ, यानी कि सरकारी जो पोजीशन थी वो उन्होंने छोड़ दिया, और आपके साथ यह सब जिक्र कर तनिक ताज़ा और नया महसूस करना चाहता हूँ। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि अपने लाइफ का ये जो इंसिडेंट, जो मैंने मोमेंट आपके साथ शेयर कर दिया, अब इससे मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कोशिश करता हूँ नींव को पुनः सजोना संवारना की मेरे मन का महल आज की इस तूफ़ानी झंझावत में खड़ा रह सके। यानी कि जो आदर्श, जो सीख उन्होंने बचपन में अपने पिताजी से सीखी थी, वह आज के दुनिया में कहीं गायब ना हो जाए, उसे वह अपने साथ रखना चाहते हैं हमेशा के लिए, उस सीख को। याद आते हैं बचपन के वो हसीन दिन, वे पल जो मैंने बाबूजी के साथ बिताए। वे अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते थे और मैं कैसा गर्व अनुभव करता था। यानी कि लेखक कहते हैं कि बचपन में जब लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके पिता, उन्हें कुछ पर्सनल काम देते थे करने के लिए, तब लेखक बहुत ही गर्व महसूस करते थे। एक होड़ थी हम दो भाइयों में लगी रहती थी, यानी कि एक जल्दबाजी होती थी कि मैं करूँगा मैं करूँगा। किसी कितना काम दिया जाता है और कौन उसे कितनी सफाई से, कितनी अच्छी तरह से करता है। एक दिन बोले,
सुनील, मेरी अलमारी काफ़ी बेतरतीब हो गई है, तुम उसे ठीक कर दो और कमरा भी ठीक कर देना। मैंने स्कूल से लौट कर वह सब कर डाला। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बाबूजी ने मुझे बुलाया। पूछा, तुमने सब कुछ बहुत ठीक कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ, पर वे मेरे कुर्ते कहाँ हैं? मैं बोला, वे कुर्ते? भला कोई यहाँ से फट रहा था, कोई वहाँ से। वे सब मैंने अम्मा को दे दिए। अब यहाँ से जो लाइन में पढ़ने जा रही हूँ वे बहुत ही खास है, आप प्लीज़ ध्यान से सुनिए इसको। उन्होंने पूछा, यह कौन सा महीना चल रहा है? मैंने जवाब दिया, अक्टूबर का अंतिम सप्ताह। उन्होंने आगे कहा, अब नवंबर आएगा, जाड़े के दिन आएंगे, जैसे कि नॉर्मली नवंबर से ठंडियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, तो उसी के बारे में लाल बहादुर शास्त्री जी कह रहे हैं कि नवंबर आएगा तो अब ठंडी के दिन भी आएंगे, तब ये काम आएंगे, ऊपर से कोट पहन लूँगा ना। मैं देखता रह गया, क्या कह रहे हैं बाबूजी? वे कहते जा रहे थे, ये सब खादी के कपड़े हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं बिनने वालों ने, इसका एक एक सूत काम आना चाहिए। यही नहीं, मुझे याद है मैंने बाबूजी के कपड़ों की तरफ ध्यान देना शुरू किया था, क्या पहनते हैं, किस किफ़ायत से रहते हैं। मैंने देखा था एक बार उन्होंने अम्मा को फटा हुआ कुर्ता देते हुए कहा, इनके रुमाल बना दो। सोचिए कितना किफ़ायती से ज़िंदगी जीते थे, इतने महान प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था। अब जाहिर सी बात है, जो इंसान इतना किफ़ायती से रहता है, इतना बड़ा इंसान होने के बावजूद भी, तो ऐसे इंसान का जो नेचर है, जो पर्सनालिटी है, वो ऑफकोर्स बहुत ही आकर्षित करने वाला होगा। वे अगर सीधे से कहते, सुनील तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, शायद वह बात कभी भी मेरे मन में घर नहीं करती। पर बात कहने के साथ साथ उनके अपने व्यक्तित्व का आकर्षण था, जो अपने में सामने वाले को बांध लेता था। यानी कि अगर नॉर्मल सी भाषा में वे अपने बेटे को समझाते कि खादी कपड़े जो हैं उससे प्यार करो, तो शायद वो बात इसे नहीं समझ पाते वो। लेकिन जिस तरह से लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने स्वयं के अनुभव से उनको बताया, तो इस बात ने लेखक के मन में घर कर दिया। वह स्वतः उन पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने पर उतारू हो जाता था। अब यहाँ से लेखक की माँ यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी की जो वाइफ है, उन्होंने अपना एक इंसिडेंट शेयर किया है। अम्मा बताती हैं, हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे, लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए तो वहाँ उन्हें मुँह दिखाई में गहने मिले थे। अब ये बात है जब लाल बहादुर शास्त्री जी की शादी हुई थी, यानी कि बहुत पहले की। तो उस टाइम शादियों में उनके सिर्फ 5 ग्राम सोना चढ़ा हुआ था। तो जब उनकी वाइफ शादी करके रामनगर आई, तब मुँह दिखाई में उन्हें बहुत सारे गहने मिले थे। सभी नाते रिश्तेदारों ने कुछ न कुछ दिया था। जिन दिनों हम लोग बहादुरगंज के मकान में आए, उन्हीं दिनों तुम्हारे बाबूजी के चाचा जी का कोई घाटा लगा था। किसी तरह से बाकी का रुपया देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी। बात क्या थी, उसकी ठीक से जानकारी लेने की ज़रूरत हमने सोची ही नहीं, और ना ही इसके बारे में कभी कुछ पूछताछ की। एक दिन तुम्हारे बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतों और मनुष्य की मजबूरियों को समझाते हुए जब हमसे गहनों की मांग की, तो क्षण भर के लिए हमें कुछ वैसा लगा और गहने देने में तनिक हिचकिचाहट महसूस हुई, यानी कि आनाकानी की। पर यह सोचा कि उनकी प्रसन्नता में हमारी खुशी है, हमने गहने दे दिए। केवल टीका, नथुनी और बिछिया रख लिए थे, क्योंकि वे सुहाग वाले निशानी होते हैं, यानी कि जो सुहागने हैं वो ये 3 चीज़ें कभी नहीं किसी को दे सकती। उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा रोक न सके। कहने लगे, तुम जब मिर्ज़ापुर जाओगी और लोग तुमसे गहनों के संबंध में पूछेंगे तो तुम क्या कहोगी? हम मुस्कुराए और हमने कहा, यानी कि इनकी वाइफ ने कहा, उसके लिए आप चिंता ना करें, हमने बहाना सोच लिया है। हम कह देंगे कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनने छोड़ दिए हैं, इस पर कोई शंका भी नहीं करेगा। तुम्हारे बाबूजी तनिक देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ़ है, इसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब जैसा है वैसा है। तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, हमारे बदन के भी सारे गहने उतरवा लिए। यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी अपनी वाइफ से कहते हैं कि अगर वो चाहती तो उनकी शादी एक बहुत बड़े घराने में होती, लेकिन खैर मुझसे हो चुकी है। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी उन्हें सुख नहीं दे पाए, बल्कि उनके गहने ही उनसे मांग लिए थे। तब उनकी वाइफ ने कहा, पर जो असल गहना है वह तो है, हमें बस वही चाहिए। यानी कि जो उनका असली गहना है, यानी कि उनके पति, वो उनके पास हैं, उन्हें बस वही चाहिए।
आप उन गहनों की चिंता ना करें, समय आ जाने पर फिर बन जाएंगे। सदा ऐसे ही दिन थोड़ी रहेंगे। दुख सुख तो सदा ही लगा रहता है। यानी जितने महान वो खुद थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उतनी ही महान उनकी पत्नी भी थी। और इस तरह से ईमानदारी के प्रति मूर्ति चैप्टर समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपने इस इंसिडेंट को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।